नमस्कार। आज हम 3 ऐसी कहानियों को देखेंगे जो सुनने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं, पर जब हम इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो आज के भारत की आर्थिक और डिजिटल सच्चाई की एक बहुत ही मजेदार तस्वीर सामने आती है। तो एक तरफ सोशल मीडिया की दुनिया, दूसरी तरफ बैंकिंग का मामला और तीसरी तरफ एक सुपर पावर। सुनने में तो लगता है कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ना? पर असल में ये तीनों ही जोखिम, रेगुलेशन और इंडिया के फ्यूचर की एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली के टुकड़े हैं। तो चलिए, आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी टेक कंपनी और एक देश की संप्रभुता के बीच टकराव से। जी हां, ये कहानी है व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार की। दिलचस्प बात यह है कि रूस पहले ही इन्हीं वजहों से व्हाट्सएप को बैन कर चुका है, लेकिन इंडिया में मामला कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। क्यों? क्योंकि यहां 53 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, मतलब रूस से 5 गुना से भी ज्यादा। ये नंबर बस एक नंबर नहीं है। 53 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स, मतलब भारत व्हाट्सएप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। और ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है, हम सब जानते हैं। ये तो हमारे देश में कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। तो असल में ये पूरी कानूनी लड़ाई है किस बारे में? देखिए, आरोप ये है कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो हमें कोई चॉइस नहीं देती। वो सीधे सीधे कहती है कि अगर हमारी सर्विस यूज करनी है तो अपना डेटा मेटा के साथ शेयर करना ही होगा। इसी को एंटी कॉम्पिटिटिव या कह लें कि मोनोपोली वाला रवैया कहा जा रहा है। यह सिर्फ डेटा प्राइवेसी का नहीं, बल्कि इस बात का भी सवाल है कि भारत अपने डिजिटल स्पेस के नियम कैसे तय करेगा। और इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए बस सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी को देखिए। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। ये एक सीधा और सख्त संदेश है कि अदालत भारतीय नागरिकों के डेटा की प्राइवेसी को लेकर कितनी सीरियस है। अब कोर्ट की इतनी सख्त चेतावनी के बाद यह सवाल तो उठता ही है, क्या सच में एक ऐसा भविष्य आने वाला है जहां इंडिया में व्हाट्सएप काम नहीं करेगा? देखिए, कानूनी तौर पर तो यह हो सकता है, लेकिन असल में बैन लगाना भारत के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। व्हाट्सएप लाखों छोटे बिजनेस से लेकर हमारी रोज की बातचीत का एक अहम हिस्सा बन चुका है। साथ ही इंडिया और अमेरिका के बीच जो टेक्नोलॉजी और ट्रेड के रिश्ते हैं वो भी इस फैसले को मुश्किल बनाते हैं। और हां, रूस की तरह हमारे पास इसका कोई बड़ा देसी विकल्प भी तो अभी तैयार नहीं है। चलिए, अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये शुरू होती है IDFC फर्स्ट बैंक के एक केस से, लेकिन ये एक बहुत बड़े और गहरे मुद्दे की ओर इशारा करती है। ये रकम सच में चौंकाने वाली है। सोचिए जरा, 590 करोड़ रुपए एक ही बैंक की एक ही ब्रांच से फ्रॉड करके निकाल लिए गए। ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात जानते क्या है? ये कोई बाहर से किया गया हाईटेक साइबर हैक नहीं था। आरोप है कि ये धोखाधड़ी बैंक के अपने ही कर्मचारियों ने की, जिसे हम इनसाइड जॉब कहते हैं। ये दिखाता है कि बैंक का जो अंदरूनी सिक्योरिटी सिस्टम है और लोगों का एक दूसरे पर भरोसा है, दोनों ही फेल हो गए। तो क्या ये सिर्फ एक बैंक की अकेली कहानी है, या फिर ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर चल रही किसी गहरी सिस्टमिक प्रॉब्लम का एक लक्षण है? आंकड़े खुद जवाब देते हैं और ये काफी चौंकाने वाले हैं। देश में धोखाधड़ी से जितना भी पैसा डूबता है उसका 71% हिस्सा अकेले सरकारी बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है। प्राइवेट बैंकों के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो सवाल ये है कि सरकारी बैंक ही क्यों इतने वल्नरेबल हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो इनके सिस्टम काफी पुराने हैं, दूसरा इनका स्केल बहुत बड़ा है, मतलब लेन देन इतना ज्यादा होता है कि ऑपरेशनल रिस्क बढ़ जाता है। फिर एक ऐतिहासिक दबाव रहा है डायरेक्टेड लेंडिंग का, मतलब ऐसे लोन दे दिए गए जहां शायद पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई ही नहीं। और इन सब के ऊपर है ह्यूमन फैक्टर। अंदर के लोग ही जब मिल जाएं तो अच्छे से अच्छा सिस्टम भी फेल हो सकता है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। यह कहानी जुड़ी है ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी में चल रहे कंफ्यूजन और अनिश्चितता से, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सच में, एक सुबह खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हटा दिए और अगली शाम तक व्हाइट हाउस एक अलग कानून का इस्तेमाल करके उन्हें वापस ले आता है। ये तो पूरी तरह से एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली बात हो गई। तो इसका भारत के लिए मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पहले जो टैरिफ एक इमरजेंसी कानून के तहत लगे थे वो अब अवैध हैं, लेकिन अब एक पुराने ट्रेड कानून की मदद से नए टैरिफ लगा दिए गए हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि दर अभी के लिए थोड़ी कम हो गई है, पर बुरी बात यह है कि अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये नए टैरिफ सिर्फ 150 दिनों के लिए हैं।
तो सबसे अहम बात यही है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी जुगाड़ है। 150 दिन बाद क्या होगा? हो सकता है कि अमेरिका सब सामानों पर एक जैसा टैरिफ लगाने की बजाय कुछ खास भारतीय सेक्टर्स जैसे स्टील और सेमीकंडक्टर्स को निशाना बनाए। तो एक टेक कंपनी का झगड़ा, एक बैंक का फ्रॉड और एक ग्लोबल ट्रेड वॉर, ये सब आखिर आपस में जुड़ते कैसे हैं? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करके पूरी पिक्चर देखते हैं। ये 3 कहानियां भारत के लिए 3 बड़ी सच्चाइयों को सामने लाती हैं। पहली, डिजिटल दुनिया में भारत को अपनी संप्रभुता दिखानी होगी, मतलब अपने नियम खुद बनाने होंगे। दूसरी, जैसे जैसे देश डिजिटल हो रहा है, विश्वास और सुरक्षा को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने है। और तीसरी, हमें एक ऐसी दुनिया में रहना सीखना होगा जहां व्यापार के नियम राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से कभी भी बदल सकते हैं। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये सिर्फ 3 अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये तो एक नई ग्लोबल रियलिटी के इशारे हैं। तो असली सवाल ये है कि डिजिटल मोनोपोली, अंदरूनी खतरों और दुनिया भर की इस उठापटक के बीच भारत अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा, कैसे अडैप्ट करेगा? क्योंकि जवाब जो भी हो, हमारा भविष्य उसी पर टिका है।